हमने सारे अजम्पशंस निकाल दिए हैं एंड वी हैव एस्टैब्लिश द प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। एक अजम्पशन अभी भी है बट इट विल हार्डली कम इनटू द पिक्चर जब भी हमारे जो फ्लक्स लेवल है जो रेटेड के ऊपर चला जाए, जिसके वजह से हम वो जो सैचुरेशन जोन था हिस्टेरिसिस लूप का, मैग्नेटाइजेशन कर्व था, उसमें एंटर करेंगे। तो वो ज्यादातर हम अवॉइड करेंगे एंड वो नहीं होगा, इसीलिए अभी हम यही 3 अजम्पशंस को निकाल रहे हैं। वो 4th अजम्पशन जो था कि हमारा जो फ्लक्स है इट इज ऑलवेज लीनियर, वो हम वैसे ही रहेंगे। ओके, सो आफ्टर दिस हमें अभी कोई रिलेशंस एस्टेब्लिश करने हैं। जैसे कि कहा था कि ये अभी जो इतने हमने वोल्टेज ड्रॉप देखे, पावर लॉस देखे, तो इसको कौन सप्लाई करेगा? हु विल सप्लाई ऑल दिस? V1 मतलब सप्लाई। सप्लाई जो हमने दिया है, ऑब्वियसली इमेजिन द सप्लाई इज अ पेरेंट एंड ऑल दीज आर द किड्स। तो इनके जो भी अच्छे बुरे बुरे कर्म है उनको पेरेंट्स को ही देखना पड़ेगा। So parent is a V1 and V1 has to supply all these. Now V1 is a voltage. तो उसके V1 से अगर हम V1 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सारे जो वोल्टेज ड्रॉप्स है एंड जो भी वोल्टेज हम यूजफुल भी है जिसके लिए, तो वो सारे V1 सप्लाई करेगा। मतलब इन शॉर्ट V1 हैज टू सप्लाई, क्या क्या सप्लाई करना पड़ेगा V1 को? कौन से वोल्टेजेस सप्लाई करने पड़ेंगे V1 को? अभी देखा ना हमने ऊपर से लेके। हाँ, कौन सा वोल्टेज ड्रॉप? बिकॉज ऑफ द वाइंडिंग रेजिस्टेंस। ओके, सो इट हैज टू सप्लाई द वोल्टेज ड्रॉप विच इज I1 R1, राइट? और क्या सप्लाई करना पड़ेगा? और कौन से वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं? देयर विल बी वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू लीकेज फ्लक्स EX1, जिसका हमने वैल्यू लिखा है -j I1X1, बराबर। इसको सप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये माइनस माइनस है, उसको उसके इतना इक्विवेलेंट हमें और देना पड़ेगा। इसीलिए वी द सप्लाई हैज टू प्रोवाइड j I1X1। आर यू गेटिंग इट? कि ये लॉस होने वाला है तो उसके लिए इतना सप्लाई करना पड़ेगा, तो ये नेगेटिव नहीं रहेगा। अभी ये एडिशनली सप्लाई को प्रोवाइड करना है। और क्या क्या प्रोवाइड करना है सप्लाई को? अब इतने सारे बच्चे हैं जो लॉस कर रहे हैं, तो कोई तो एक बच्चा होगा जो कुछ अच्छा करेगा। क्या काम करना है ट्रांसफार्मर को? मेन काम क्या है जिसके लिए आइडियल ट्रांसफार्मर को याद करो, मेन काम क्या है जिसके लिए हमने V1 दिया है, जिस पे ट्रांसफार्मर चलता है? V1 ने क्या किया था? आइडियली उसने क्या करना चाहिए था? ओनली वही करना चाहिए था आइडियली। हाँ, बोलो बोलो। उसने आइडियली फ्लक्स डेवलप करना चाहिए था। ये तो ऐसे फ्री में मुफ्त में आ गया है ये, जो उसके मतलब इट हैज टू प्रोवाइड। बट आइडियली उसने क्या करना चाहिए था? उसने फ्लक्स प्रोवाइड करना चाहिए था। सो इट हैज टू जनरेट फ्लक्स, एंड फ्लक्स जनरेट करने के लिए जो कंपोनेंट एक्शन में काम करता है, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ V1। V1 का जो पार्ट फ्लक्स जनरेशन में पार्टिसिपेट करता है, विल नेम इट एज V1 डैश। अरे, तो अभी आपने सर्किट एंड नेटवर्क में KVL सीखा है, तो इट इज लाइक अ सर्किट ओनली ना, कि V1 दिया है और ये सब आपके I1 R1 ऐसे लॉसेस ड्रॉप्स को आपने माइनस किया था। तो कैन यू राइट KVL इक्वेशन फॉर दिस? टेल मी क्विकली, बाद में लिखो, अभी बताओ। ये सारे कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये भाई साहब।
केवीएल में क्या करते हैं हम, जो ईएमएफ्स है, बैटरीज है, उसको हम, साइन है ना कुछ उसके, साइंस कुछ तो है ना। हाँ, तो ईएमएफ और बैटरीज है, उसको हम क्या दिखाते हैं, कौन सा साइन देते हैं। अभी सर्किट निकाल के बताना पड़ेगा, अभी वापस से ब्लैक कलर पे आऊंगा। ये था, ये सपोज V है, ये R1 है, ये R2 है, एंड करंट फ्लोइंग इज I। कैसे लगाओगे इसको केवीएल, बताओ। हाँ हाँ, तो डायरेक्शन किया है ना अज्यूम, ये क्या ऐसे, ये पॉजिटिव नेगेटिव है। केवीएल इक्वेशन बताओ मुझे। ये हो गया ना, आई थिंक ये फर्स्ट 2 वीक, सेकेंड वीक में ये हो गया होगा। हाँ, और ये फर्स्ट सेमिस्टर में भी हुआ है। V माइनस R1। V माइनस I R1 माइनस I R2, आगे इक्वल्स टू, दिस इज द केवीएल इक्वेशन। जो बैटरीज ईएमएफ जनरेट करते हैं उसको हम पॉजिटिव अज्यूम करते हैं, ऑफ कोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर वो पॉजिटिव है, नाउ करंट इज गोइंग इन दिस वे आई, सो इट इज लीविंग पॉजिटिव टर्मिनल, इसीलिए उसको पॉजिटिव कंसीडर किया है। अगर ये उल्टा रहता तो उसको हम नेगेटिव कंसीडर करते। एंड ऑल दी ड्रॉप्स जो भी है, दे आर कंसिडर एज नेगेटिव। ओके, तो ये समझ में आया। नाउ टेल मी, यहाँ पे केवीएल अप्लाई करो। अभी मैंने यहाँ पे सर्किट बनाया नहीं है, जो हमें बाद में बनाना है, इक्विवेलेंट सर्किट। बट अभी मैंने यहाँ पे सर्किट बनाया नहीं है, अभी मुझे बताओ कैसे होगा। V1 माइनस I1 R1, वेरी गुड। माइनस J I1 X1, ये ईएमएफ है, ये ईएमएफ है क्या, नहीं। इट इज डूइंग सम यूजफुल वर्क, सम वर्क, जैसे यहाँ पे ड्रॉप का काम कर रहा है जो हीट प्रोड्यूस करेगा, वैसे वो कुछ काम करेगा ना, तो उसको क्या लिखूं, ईएमएफ जो देते हैं, जो सप्लाई देते हैं, उनको पॉजिटिव साइन, जो भी ड्रॉप है, जो भी कुछ काम हो रहा है उधर, उसको नेगेटिव साइन। या फिर उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट V1 इज इक्वल टू I1 R1 प्लस J I1 X1 प्लस V1 डैश, दिस इज बाय KVL। Is that all right? You can take I1 कॉमन, तो वो ब्रैकेट में R1 प्लस JX1 आएगा, जिसको Z1 भी लिखते हैं, मतलब इसको और अगर हम करना चाहे सॉल्व, तो I1 विल बी कॉमन, so it is R1 plus JX1 plus V1 dash, and we call this I1 into Z1 plus V1 dash, and of course Z1 is equal to R1 plus JX1। Z क्या होता है, it is the primary impedance। ओके, एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट, कुछ रिपीट करना है, क्लियर है। ओके, सिमिलरली ऑन द सेम ग्राउंड, अगर हम सेकेंडरी में देखें, अभी सेकेंडरी में सप्लाई कौन है, सेकेंडरी में वी हैव कनेक्टेड लोड, राइट। तो सेकेंडरी में सप्लाई कौन है, हु इज सप्लाइंग सेकेंडरी एंड द लोड, V1 डैश ने फ्लक्स जनरेट किया, उसके बाद
हमें अभी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर चाहिए ना, हम केवीएल लिख रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए है। फाई क्या करेगा उसके आगे? हाँ, V2 डायरेक्टली जनरेट हो रहा है, E2 जनरेट हो रहा है, फ्लक्स की वजह से E2 जनरेट हो रहा है। सो E2 इज द लोकल पेरेंटाइल, लोकल, जैसे होते हैं ना बच्चे आते हैं हॉस्टल पे रहते हैं तो लोकल गार्डियन होते हैं, वैसे लोकल गार्डियन इज E2। वरना मेन पेरेंट तो V1 ही है, V1 के वजह से ये सब हो रहा है, बट लोकल गार्डियन इज E2। तो E2 को E2 हैज टू सप्लाई। अभी बताओ क्या क्या सप्लाई करना है E2 को? अभी जो प्राइमरी में हमने देखा वो सेकेंडरी में भी है सब। हाँ बताओ। फर्स्ट पॉइंट, I2R2, that is also voltage drop, I2R2। और और क्या होगा? देखो यहाँ पे EX2 होगा, तो EX2 which is equal to minus J I2X2। और फाइनली उसको क्या करना है? बच्चे को भेजना है ना उसको स्कूल में, कॉलेज में, राइट? सो इमेजिन V1 इज द मेन पेरेंट जो ये सब खर्चा उठा रहा है बच्चे का, ठीक है? अभी उसको यहाँ पे भेजने के लिए उसको गार्डियन को भी तो पैसे देने पड़ेंगे, सो दैट आर योर लॉसेस जो प्राइमरी में हो रहे हैं। एंड फाइनली जो गार्डियन को मिल रहा है दैट इज V1 डैश, जिसके वजह से 5 होगा, जिसकी वजह से E2 होगा। सो E2 इज नाउ योर लोकल गार्डियन जो बच्चे का पॉकेट मनी ये वो सब दे रहा है, एंड फाइनली ही और शी इज पेइंग द फीस, एक्चुअल जो खर्चा है, फीस एंड फूड जो भी है वो V2 है। तो फाइनली जो किड को मिल रहा है दैट इज V2। Okay, so now can you tell me KVL equation for this? Very simple now, by KVL बताओ। E2 minus I2R2 minus J I2X2 minus V2 equal to 0. Okay, so here I can write, now I am interested in V2, so therefore V2 is equal to, V2 है ना नेगेटिव इधर, तो V2 को इधर लेके जाएंगे, बराबर ना? तो मैंने रिवर्स लिखा है, तो अभी क्या होगा यहाँ पे बचा E2 माइनस I2, आई टेक कॉमन, R2 प्लस JX2 which is equal to E2 minus I2 into Z2, where Z2 is the secondary impedance। तो ये दो मेन केवीएल इक्वेशन है ट्रांसफॉर्मर के, वन इज प्राइमरी अदर इज सेकेंडरी। तो अभी तक हमने सिर्फ वोल्टेज के बारे में डिस्कस किया है, वोल्टेज, वोल्टेज ड्रॉप्स, वोल्टेज कौन दे रहा है, ईएमएफ कहाँ इंड्यूस हो रहा है, ऑल दोस। ओके, इसके बाद हम पावर के बारे में भी बात करने वाले हैं, बिकॉज सिर्फ वोल्टेज के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं। ओके, पहले ये नोट डाउन कर लो फिर आगे बात करते हैं।
ये सैटरडे को भी है एक्स्ट्रा लेक्चर। This is secondary terminal voltage. And this is the reactive drop due to leakage flux. लिखने की जरूरत है क्या? Done? Okay. अभी हमें यही केवीएल इक्वेशंस यूज करके फेजर डायग्राम डेवलप करनी है, जो हम आइडियल ऑन लोड पे रुक गए थे, याद है? ये दिस वाज आइडियल ऑन लोड। ओके, तो अभी हमें इसमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे जरा बताओ।
जो हमने अजम्पशंस निकाले एक एक करके। हाँ, हमें ये सिर्फ IM नहीं दिखाना होगा, हमें अभी I0 दिखाना पड़ेगा। एंड I1 विल बी इक्वल टू I0 प्लस I1 डैश। ठीक है, तो ओनली चेंजेस के यहाँ पे जो I1 इक्वल टू I1 डैश प्लस IM था, तो IM की जगह पे I0 आएगा। एंड दैट I0 विल नॉट बी इन फेज विथ फाई। यहाँ पे क्या आएगा, क्या बताया था, हु इज रिस्पॉन्सिबल इन पावर ट्रांसफर, कौन सा फ्लक्स, म्यूचुअल फ्लक्स फाई एम, तो यहाँ पे फाई एम आएगा। ओके, तो ये फाई एम हो गया, यहाँ पे I0 आ गया। और क्या चेंजेस होंगे बताओ। हाँ, वो आ गया, I0 इन फेज में नहीं होगा, ऊपर आ गया। फिर हाँ, I0 के साथ वो IC भी आएगा। I0 इज इक्वल टू IC प्लस IM वेक्टर, फेजर, दैट विल कम विद I0। अभी कोर लॉस हमने दिखा दिया, वी हैव शोन, वो IC के साथ वो कोर लॉस आ गया। सेकेंड अजम्पशन क्या था, कॉपर लॉस, वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू दैट रेजिस्टेंस I1 R1, करेक्ट। तो उसके वजह से क्या होगा अभी, I1 R1 का जो लॉस है, या फिर J I1 X1 का जो लॉस है, आर दे पार्टिसिपेटिंग इन द पावर ट्रांसफर। वापस रिपीट करती हूँ, I1 R1 का जो ड्रॉप है, या J I1 X1 का जो ड्रॉप है, वो कोई भी एंगल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या पावर ट्रांसफर में, नहीं। तो ये फ्लक्स कौन जनरेट कर रहा है, हु इज जनरेटिंग दिस फ्लक्स, यहाँ पे हमने V1 लिखा था, बट क्या अभी पूरा V1 फ्लक्स जनरेट कर रहा है, नहीं। कौन जनरेट कर रहा है फ्लक्स, ओनली V1 डैश। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, V1 डैश। इंटरनली हम कुछ नहीं कर रहे, सो E1 एंड E2 जो है वो फ्लक्स को लैग करेंगे, जो पावर ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो E1 E2 इधर ही आएंगे। और अभी हम वो जो सिंप्लिसिटी के लिए हमने N1 इक्वल टू N2 किया था, वो भी हम वी विल कैरी दैट आउट। ओके, तो E1 E2 यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएगा V1 डैश। ओके, तो V1 कहाँ आएगा, क्या अंतर है दोनों में, V1 और V1 डैश में क्या डिफरेंस है। हाँ, तो V1 एंड V1 डैश में क्या डिफरेंस है, मैथमेटिकली देखो क्या डिफरेंस है। अब मैग्नीट्यूड एंगल कोई भी डिफरेंस, तो V1 माइनस V1 डैश क्या है, लेट मी पुट इट इन अदर वे, V1 माइनस V1 डैश क्या है, I1 V1 माइनस V1 डैश इज इक्वल टू कौन सी लॉसेस, I1 R1 प्लस J I1 X1 मतलब I1 Z1। तो ये दोनों में अगर मैंने V1 डैश इधर बताया, तो ये V1 डैश में मुझे वो लॉसेस ऐड करने पड़ेंगे ना, so that I will get V1। I repeat, pay attention here। V1 डैश में V1 डैश को अगर हमें V1 तक लेके जाना है, तो डिफरेंस क्या है दोनों में, द लॉसेस, कौन से लॉसेस, I1 R1 एंड J I1 X1। तो मुझे V1 डैश में I1 R1 J I1 X1 को ऐड करना पड़ेगा, तभी मुझे V1 मिलेगा, करेक्ट। तो अभी मैं I1 R1 को कहाँ ऐड करूं, I1 R1 अभी ये जो सारे हैं ये फेजर्स है, दे आर फेजर्स एंड दे हैव गॉट पर्टिकुलर एंगल, कहीं पे भी किधर भी नहीं निकाल सकते हम लोग। तो I1 R1 किसके डायरेक्शन में आएगा, R1 क्या है, व्हाट इज R1, रेजिस्टेंस, प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस।
और हमें पता है कि जब भी रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होता है तो वो कौन से डायरेक्शन में जाता है? इन फेज विथ करंट। तो अगर I1R1 इज अ रेजिस्टिव ड्रॉप तो वो किसके फेज में होना चाहिए? I1 के फेज में होना चाहिए। तो ये ड्रॉप करने से पहले मुझे I1 कहाँ है वो पता होना चाहिए। अभी I1 मुझे कैसे पता चलेगा? लेट्स कंसिडर अगेन दिस इज एन इंडक्टिव लोड। तो आई टेक I2 इन सर्टन एंगल θ2 बिकॉज ये I2 एंड θ2 कौन डिसाइड करता है? Who decides I2 and θ2? लोड डिसाइड्स I2 and θ2। तो अभी लोड महाराज बहुत लाइमलाइट में आ गए हैं कि I2 एंड θ2 उन्होंने डिसाइड किया। ठीक है, फिर ये डिसाइड होने के बाद क्या करूं? क्या हो जाएगा हमारा डिसाइड? I2 θ2 N2 I2 ये सब हमने प्लॉट किए। फिर कौन आएगा पिक्चर में? हाँ EX2 भी आएगा, यहाँ पे आएगा वो EX2 बिकॉज φ2 इधर है ना। φ2 मतलब लीकेज फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी। तो वो EX2 उसको लैग करेगा, वो भी आएगा। और कौन आएगा? I2 पे कौन डिपेंड है? और E2 I2 पे डिपेंड है? नहीं, E2 तो फ्लक्स की वजह से आ रहा है। हाँ φ2 आ जाएगा इसके फेज में, वो बराबर है। V2 डायरेक्टली आएगा। E2 तो फ्लक्स की वजह से है ना। जब भी I2 डेवलप होता है, रिमेम्बर हमने वो लिखा भी है फ्लो चार्ट जैसा। I2 जब भी आता है उसके बाद क्या होता है? φ2 आता है। तो φ2 क्या करता है? φ2 अपोज करता है किसको? फाइ को। तो फाइ क्या करता है? φ1। तो φ1 कौन प्रोड्यूस करता है? I1 डैश। तो जैसे ही I2 आएगा, θ2 आएगा, तो हमारा I1 डैश आ जाएगा। और वंस वी गेट I1 डैश, हमें हमारे पास ऑलरेडी I0 है, तो I1 डैश एंड I0 का वेक्टर सम विल बी I1। तभी मुझे जाके I1 मिलेगा। अभी मैं कहाँ फंस गई थी? V1 डैश से V1 तक जाने। अभी V1 डैश से V1 तक जाने I1 R1 दिखाना पड़ेगा पहले। तो वो कहाँ आएगा? इट इज इन फेज विथ I1, बट उसको मुझे V1 डैश में ऐड करना है ना। तो V1 डैश में ऐड करना है मुझे, उसका स्टार्ट इधर से करना पड़ेगा। एंड इन फेज विथ I1, तो इट विल कम समवेयर ओवर हियर। इन फेज मतलब उसको पैरेलल जाएगा I1 को। समझ में आ रहा है? इन फेज मतलब इट शुड नॉट बी ऑन द लाइन। इन फेज मतलब इट शुड नॉट बी ऑन द लाइन, जहां पे I1 है वही लाइन में आना चाहिए, ऐसा नहीं है वो। इन फेज मतलब इन सेम डायरेक्शन। बट मुझे अभी उसको ऐड किस में करना है? V1 डैश, इसलिए वो यहाँ पे आई। यस, वी विल ड्रॉ इट। मतलब ये सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन के लिए बता रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे I1 R1 आ गया। फिर अभी मेरे पास वो J I1 X1 है। इट इज नॉट माइनस J, इट इज J I1 X1। तो J क्या करता है भाई साहब? J कौन है? 90 डिग्री। तो ये जो I1 X1 है, ये I1 को 90 डिग्री से लीड करेगा। I1 X1 and then that I1 R1, I1 X1 and this V1 dash will total give me V1. Okay, so let's try draw this phasor diagram quickly. सबसे पहले हम क्या assumptions है हमारे for convenience? N1 is equal to N2, therefore N1 is equal to N2, therefore क्या होगा? E1 is equal to E2। अभी हम V1 is equal to V2 नहीं कह सकते because there are losses। और क्या होगा? I1 dash, correct। I1 dash is equal to I2।
ओके, ऑलराइट। तो अभी हम फेजर डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। हाँ बताओ, अभी पहले सबसे पहले हमारा रेफरेंस क्या होता है? फाई एम। इट इज नॉट ओनली फाई नाउ, इट इज फाई एम। ओके, फिर क्या आएगा? ये किसके वजह से है अभी? किसके वजह से है ये? कौन जनरेट कर रहा है फ्लक्स? लिखा ना अभी, V1 डैश। so V1 डैश विल कम हियर। ओके, V1 डैश देने के बाद क्या होगा? सबसे पहले सी द फेजर डायग्राम जब भी आप ड्रॉ करते हो तभी ट्रांसफॉर्मर में कैसे एक्टिविटीज हो रहा है उस पर ध्यान दो। V1 डैश तो हमें V1 से मिलेगा, तो वो हम बाद में देखेंगे बिकॉज लॉस वगैरह ऐड करने हैं। V1 डैश मिलने के बाद क्या होगा ट्रांसफॉर्मर में? डायरेक्टली फ्लक्स आ जाएगा? नहीं, क्या होगा? करंट आएगा, राइट? तो करंट कौन सा आएगा अभी? इट विल बी I0। अभी जो एंगल है I0 का, इट शुड बी, मतलब हिस्टेरिसिस एंगल जो है वो बहुत कम होना चाहिए। आइडियली इट इज इन द रेंज ऑफ 80-85। दिस इज I0। अगर हम उसको उसके कंपोनेंट्स दिखाएंगे, दिस इज IC एंड दिस इज IM, राइट? करेक्ट। तो V1 डैश के वजह से I0 विच इज अ नो लोड करंट जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर का, वो फ्लो हुआ, फ्लक्स सेटअप हो गया। अभी फ्लक्स के वजह से क्या होता है? EMF इंड्यूस होता है जो उसको लैग करता है। तो कौन से EMF इंड्यूस हुए अभी ट्रांसफॉर्मर में? होंगे E1 एंड E2, और वो दोनों बिकॉज N1 N2 इक्वल है, E1 E2 इक्वल है, तो वो E1 और E2 हम यहाँ पे दिखाएंगे। राइट? फिर इसके बाद मैंने क्या कहा था कि V1 डैश से हमें V1 तक पहुंचना है, जिसके लिए हमें वो I1 R1 एंड IJ I1 X1 को प्लॉट करना है। तो उसके लिए मुझे I1 चाहिए। I1 मुझे कहाँ से मिलेगा? I1 इज इक्वल टू, तो आई डू वन थिंग, मैं इसका स्टेप्स लिख के रखती हूँ। फाई एम, उसके बाद हमने क्या किया? V1 डैश, उसके बाद हमने I0 को प्लॉट किया, फिर उसके बाद E1 E2। ओके, हाँ। अभी बताओ, मुझे I1 चाहिए। I1 इज इक्वल टू, I1 इज इक्वल टू आइडियल ट्रांसफॉर्मर का है वही है, I0 प्लस I1 डैश, क्योंकि I1 डैश जो है वो एक्स्ट्रा फ्लो हुआ वो हमारे सेकेंडरी करंट के वजह से। तो I1 डैश अगर मुझे प्लॉट करना है तो मुझे पहले क्या प्लॉट करना पड़ेगा? I2 को प्लॉट करना पड़ेगा। So I'll consider one more assumption we should write, that considering inductive load. Okay, considering inductive load. alright, तो मुझे पहले I2 प्लॉट करना पड़ेगा। अभी I2 इंडक्टिव लोड है, मतलब I2 इंडक्टिव लोड की वजह से फ्लो हो रहा है, तो I2 कहाँ जाएगा? Where should I plot I2?
इन थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब वो इनको लैग करेगा। अभी वो जो एंगल है वो एग्जैक्टली हमें पता नहीं है, सो वी हैव टू अज्यूम सम एंगल। हम मतलब एग्जैक्ट अभी बना नहीं सकते हैं, तो लेट अस अज्यूम दैट I2 इज समवेयर ओवर हियर। ठीक, I2 को मैं जरा बड़ा बना, here. This is I2 at an angle. Angle with theta 2 I cannot draw because मेरे पास V2 नहीं है अभी तक. Theta 2 is in between V2 and I2. So theta 2 I cannot draw currently. Okay. हाँ, तो I2 इधर आ गया, उसके साथ साथ क्या आएंगे? उसके साथ साथ आएंगे phi 2, राइट? और अगर इसको एक्सटेंड किया तो उसके साथ और कौन आएगा? I2 N2 भी दिखेगा ना इधर. आई विल नॉट ड्रॉ दैट, वो पता है हमें, आइडियल में हमने किया है. ठीक, phi 2 इधर आ गया. फिर इन सम फेजर डायग्राम्स वी कैन शो, और इन सम बुक्स दे हैव शोन दैट EX2 आल्सो. EX2 तो वो कैसे आता है phi 2 को? EX2 कैसे आएगा? EX2 is the EMF induced because of phi 2. तो कहाँ आएगा EX2? फ्लक्स एंड EMF इंड्यूस में क्या रिलेशन है? फ्लक्स एंड EMF इंड्यूस में क्या रिलेशन है? 90 डिग्री लैगिंग. तो phi 2 को वो लैग करेगा 90 डिग्री से. सो योर EX2 will come over here. This is EX2. राइट नाउ अभी हम उसका कोई यूज नहीं करने वाले, बाद में हम उसको देखते. ओके, तो I2 इधर आ गया. अभी हम क्या प्लॉट करने वाले थे I2 के साथ? I2 किस लिए प्लॉट किया हमने? I1 डैश. तो लेट्स प्लॉट दैट I1 डैश. अभी हमने N1 इज इक्वल टू N2 अज्यूम किया है, सो I1 डैश विल बी इक्वल टू I2. दोनों सेम लेंथ के रहेंगे. या I1 डैश. ऑलराइट, इसी के साथ मेरा आएगा phi 1, और यहाँ पे कहीं पे EX1 which is 90 डिग्री lagging to phi. ठीक, यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है सबको? ये हमने आइडियल, सिर्फ ये I0 अलग से आया है, बाकी आइडियल ट्रांसफॉर्मर जैसा ही है, एंड दिस EX1 EX2 अलग से आया. अभी हम क्या करेंगे? I1 कहाँ से मिलेगा मुझे? हाँ हाँ, तो इनका वेक्टर सम करना पड़ेगा. तो इट इज अ पैरेललोग्राम रूल से हम करेंगे उसको. दिस इज I1. राइट, I1 आ गया. ओके, तो अब ये I1 क्यों निकाला था हमने? लेट मी कंप्लीट दिस. E2 I2 के बाद मैंने I2 दिखा दिया, जिसके बाद phi 2 एंड EX2 भी दिखाए, एंड मे बी N2 I2. देन I showed I1 dash. ओके, phi 1 जो है वो I1 के फेज में आएगा. देयर इज अ मिस्टेक. phi 1 जो है, बिकॉज I1 ही रिस्पॉन्सिबल है ना phi 1 के लिए, तो वो I1 के फेज में आएगा.
देन N1 I1 डैश, फिर आ गया मेरा I1, उसके साथ आए phi1 एंड EX1। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? हाँ, phi1 जो है वो किसके वजह से, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ ओनली I1 डैश ना, इट इज बिकॉज ऑफ टोटल प्राइमरी करंट। जैसे ही I2 के वजह से phi2 है, वैसे ही I1 के वजह से phi1। तो यहाँ पे phi1 आया, उसको 90 डिग्री लैगिंग पे ये EX1। ओके, शुड आई गो अहेड? ऑलराइट, फिर ये सब हमने किसके लिए किया था? I1 प्लॉट किसके लिए किया था? V1 के लिए। मतलब मुझे क्या प्लॉट करना था? I1 R1 प्लॉट करना था, एंड मुझे प्लॉट करना था J I1 X1, राइट? तो अभी जब मुझे I1 R1 प्लॉट करना है, मेरा केवीएल इक्वेशन क्या कहता है? V1 डैश प्लस I1 R1 प्लस J I1 X1 इज इक्वल टू V1। अभी फेजर डायग्राम में वो एडिशन कैसे होते हैं बाय वेक्टर, आपको पता है, आपने किया रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर में जब फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था। तो ये V1 डैश में इफ इट इज स्टार्टेड फ्रॉम हियर, तो ये सारे जो एडिशन है वो घूम के जो पॉइंट आएगा, दिस स्टार्टिंग पॉइंट एंड दैट एंडिंग पॉइंट विल गिव मी द रिजल्टेंट। मेरा इक्वेशन क्या था? V1 इज इक्वल टू V1 डैश प्लस I1 R1 प्लस J I1 X1, करेक्ट? तो V1 डैश मेरे पास है ऑलरेडी, अभी मुझे क्या प्लॉट करने हैं? ये दोनों। तो यहाँ से दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, पे अटेंशन एवरीवन, वेक्टर डायग्राम है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, V1 डैश है, इसके आगे मैं I1 R1 करूंगी, इसके आगे I1 J I1 X1 करूंगी, एंड वो जो एंड पॉइंट आएगा ना, एंड दिस स्टार्टिंग पॉइंट, दैट टोटल विल गिव मी V1। यही होता है फेजर डायग्राम, ठीक है? तो अभी मुझे क्या प्लॉट करना है? I1 R1। सो एज वी डिस्कस के ये R1 जो है, R क्या है? रेजिस्टेंस है। सो इसका जो ड्रॉप रहेगा वो इन फेज विथ I1 रहेगा। तो इन फेज विथ I1 मतलब I1 के ऊपर नहीं, I1 के पैरेलल, बिकॉज स्टार्ट तो मुझे यही से करना है अगर मुझे एडिशन करना है। सो आई हैव टू ड्रॉ I1 R1 इन फेज, मतलब इन पैरेलल टू I1। Is that clear? So let me plot this, and it is a very small value because R1 जो है वो कम रहता है, कॉपर का रेजिस्टेंस कितना कम रहता है हमें पता है। तो इसीलिए ये I1 भले इतना होने दो, बट R1 जो है वो 0 पॉइंट समथिंग है ना, तो ये कम होगा, इसीलिए I will plot I1 R1 like this. This is I1 R1। किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है? हाँ बोलो। मुझे ये समझ में आया। हाँ, तो अभी मुझे V1 डैश में I1 R1 को ऐड करना है, तो वो स्टार्ट इधर से ही होना चाहिए जहाँ पे V1 डैश खत्म हो गया, एंड स्टार्ट होने के बाद वो डायरेक्शन में जाना चाहिए जो डायरेक्शन में I1 है, बिकॉज इट इज अ रेजिस्टिव ड्रॉप। तो इसीलिए उसने I1 और I1 को फॉलो किया और वो वही डायरेक्शन में गया। उसका मैग्नीट्यूड कम है बिकॉज R1 की वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल। समझा? ओके, अब इसके यहाँ तक पे कोई डाउट है किसी को? अप टू दिस पॉइंट क्लियर? राइट, ओके। अभी दूसरी चीज क्या है? J I1 X1। तो I1 तो है अभी भी इधर, X1 का कुछ वैल्यू रहेगा, लाइक 0 पॉइंट समथिंग या समथिंग, सम वैल्यू ऑफ X1। उसका डायरेक्शन क्या होगा? इट इज मल्टीप्लाइड बाय J। ये I1 J I1 X1 है, ओनली I1 X1 नहीं है, तो वो I1 के फेज में नहीं रहेगा, पैरेलल टू I1 नहीं रहेगा, बट J इंटू I1 है। J क्या है? 90 डिग्री ऑपरेटर, पॉजिटिव है, मतलब क्या करेगा उसको वो?
लीड करेगा। तो इसीलिए ये 90 डिग्री से आई हैव टू ड्रॉ दिस 90 डिग्री टू दिस। x1 का जो वैल्यू होता है वो r1 से ज्यादा होता है, इसीलिए वो वेक्टर का जो लेंथ है वो ज्यादा रहेगा। तो दिस इज I1 x1। नोट दैट आई एम नॉट राइटिंग j I1 x1 बिकॉज j का जो काम था वो मैंने ऑलरेडी कर लिया है ये 90 डिग्री करके। ठीक है, इसमें किसी को कुछ डाउट? ये रिपीट करना है क्या? j क्लियर? ओके। और अभी ये जो मेरा v1 डैश प्लस I1 r1 प्लस j I1 x1 क्या बनेगा? दैट विल बी 1। तो स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट अगर मैंने दोनों को ज्वाइन किया तो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। दिस इज v1। थीटा द प्राइमरी का जो पावर फैक्टर एंगल किसके बीच में दिखाना चाहिए? थीटा जीरो मैंने यहाँ पे दिखाया था, दिस इज थीटा जीरो। थीटा जीरो मतलब नो लोड करंट एंड वोल्टेज के बीच का एंगल थीटा जीरो। थीटा वन कहाँ दिखाना चाहिए, किसके बीच में? I1 एंड V1। दिस इज थीटा वन। ऑलराइट, क्या अभी फेजर डायग्राम कंप्लीट है? क्या इनकम्प्लीट है अभी? V2। हम V2 तक नहीं पहुंचते जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है सेकेंडरी का। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? V2 इज इक्वल टू क्या था? व्हाट वाज दैट? E2 माइनस I2 R2 माइनस j I2 X2। तो अभी ये फेजर को कैसे ड्रॉ करूं? यहाँ पे हमने ऐड किए थे ना, यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब किस में से सब्ट्रैक्ट करने हैं? E2 में से। तो E2 में से मुझे ये दोनों सब्ट्रैक्ट करने। ठीक है, तो आइदर आई कैन स्टार्ट विद दिस और दिस, मतलब मैं पहले I2 R2 भी सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, फिर j I2 X2 सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, या पहले j I2, बट टू कीप द सिमिलैरिटी, मतलब वहां से हम V1 डैश से रेजिस्टिव से रिएक्टिव से फाइनल में गए, तो वही सिमिलैरिटी कंटिन्यू करने के लिए हम उसको उल्टा करेंगे, रिवर्स। अभी हम E2 में से रिएक्टिव में से रेजिस्टिव में से एंड में जाए, दोनों सेम है। अगर आप उल्टा भी करो, पहले रेजिस्टिव माइनस करो फिर रिएक्टिव माइनस करो, सेम है। बट टू कीप द सिमिलैरिटी विथ प्राइमरी, अभी हम पहले E2 से ये जो j I2 X2 है उसको माइनस करेंगे। अभी ये j I2 X2 कहाँ दिखाना पड़ेगा? पहले उसका डायरेक्शन फिक्स करते हैं, j I2 X2। हाँ, j I2 X2, नो, जस्ट ये माइनस होने वाले है ना, डोंट लुक एट दिस नेगेटिव साइन, बिकॉज E2 को हमें ऐसा प्लेस कर I2 X2 को हमें ऐसा प्लेस करना है कि वो E2 से माइनस हो। ठीक है, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन j I2 X2। I2 इधर है तो j I2 X2 किधर आएगा? इधर था ना ये EX2, इट इज नथिंग बट j I2 X2। EX2 का फॉर्मूला क्या है? माइनस j I2 X2 ना।
हाँ, तो अभी ये डायरेक्शन है, माइनस था, तो अभी उसका डायरेक्शन रिवर्स करना पड़ेगा, प्लस ji2x2 के लिए। तो यही डायरेक्शन में अपोजिट में, मतलब इधर प्लॉट करूं। आई कैनॉट प्लॉट इट ओवर हियर बिकॉज मुझे वो E2 से माइनस करना है। हाँ, आई रिपीट, पे अटेंशन एवरीवन। ji2x2 को, ये मेरा माइनस ji2x2 है, दिस ex2, मैंने बताया था कि इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे, तो ex2 इज इक्वल टू माइनस ji2x2 था। हाँ, अभी तो मैंने उसका डायरेक्शन दिखाया इसलिए मुझे माइनस जे लिखने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई एम राइटिंग। तो ये माइनस यही है जो वेक्टर का क्वांटिटी सेम है, अमाउंट सेम है i2x2, तो यही वेक्टर को मुझे उठाना है। ठीक है, और कहाँ बिठाना है मुझे? पहली बात तो उसको रिवर्स, माइनस जे नहीं है इसीलिए वो ये डायरेक्शन में आएगा, और उसको उठा के कहाँ बिठाना है मुझे? उसको E2 से माइनस करना है, तो मैं उसको यहाँ नहीं बिठा सकती हूँ, मुझे उसको यहाँ बिठाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? शुड आई रिपीट दिस पार्ट? हाँ, ex2 इधर है, इसका वैल्यू है माइनस ji2x2, इसीलिए उसका कुछ एंगल बना था, बट अमाउंट तो सेम है i2x2, तो ये i2x2 ही मुझे चाहिए अभी, बट आई नीड प्लस i2x2 बिकॉज मैं उसको वापस से सेपरेटली माइनस करने वाली हूँ। तो प्लस है इसीलिए उसका ये डायरेक्शन ये रिवर्स हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, एंगल इधर, एरो इधर आ जाएगा, ओनली अगर ji2x2 को देखें। लेट्स ड्रॉ इट। सो आई ड्रॉ इट हियर। हाँ, है काफी पैरेलल में, ये देखो ऐसा ही है, इसका वैल्यू i2x2 है, बट इट इज ji2x2 बिकॉज मैंने उसका डायरेक्शन चेंज किया, तो माइनस ji2x2 नहीं रहेगा, ji2x2 बना। अभी ये ji2x2 को मुझे क्या करना है? E2 में से E2 में से माइनस करना है, तो मैं उसको कहाँ लेके जाऊं? आई हैव टू टेक इट फ्रॉम हियर टू हियर। ओके, ऑलराइट, ओके। अभी ये एक चीज माइनस की, फिर क्या माइनस करना है? I2R2, तो वो कहाँ पे आएंगे भाई साहब I2R2? कौन से डायरेक्शन में आएंगे? किसके डायरेक्शन में आएंगे? I2R2 किसके डायरेक्शन में आएगा? I2 के, जैसे I1R1 I1 के डायरेक्शन में आया था, वैसे ही I2R2 विल कम इन डायरेक्शन ऑफ, करेक्ट? तो एक्चुअली इसको माइनस करना है, वेट वेट वेट, ये माइनस का साइन, I have to draw the same, take the same arrow from here. माइनस ही करना है ना उसको, सो वी विल कीप दिस एरो सेम, और इसको डाउन लेके आए। दिस इज ji2x2। हाँ, अभी क्या करना है? I2R2, so I2R2 शुड बी इन डायरेक्शन विथ I2, एंड उसको माइनस करना है, इसलिए वो उसके अपोज में जाएगा। I2R2 को मुझे E2 से माइनस करना है, तो वो आएगा तो सेम I2 के डायरेक्शन में, बट वो माइनस के वजह से रिवर्स हो जाएगा, तो इट विल बी लाइक दिस। दिस इज I2R2। नाउ स्टार्टिंग पॉइंट क्या था हमारा? ये E2 माइनस ji2x2 माइनस I2R2, सो एंड पॉइंट ये बन गया, स्टार्टिंग पॉइंट ये है। So if I join them, I'll get, what is the resultant? V2. So this is V2, and angle between I2 and V2 is theta 2.
ये है हमारा कंप्लीट फेजर डायग्राम फॉर प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर ऑन इंडक्टिव लोड. Is that clear? Any doubt? Quickly draw this quickly. जिनका हो गया है और जिनको ब्रेक लेना है वो अभी जाके आ सकते हैं. Because I won't be able to give separate break. Zoom in कर. Let me complete this.
ओके, सो अभी तक हमने सिर्फ वोल्टेज के बारे में डिस्कस किया. वी ड्रॉ दी फेजर डायग्राम फॉर दोज वोल्टेजेस. नाउ विल डिस्कस अबाउट द पावर लॉस. तो सबसे पहले हमने पावर लॉस के बारे में डिस्कस किया है ऑलरेडी. दैट वन पावर लॉस इज द कोर लॉस. अनदर पावर लॉस इज कोर एंड कॉपर लॉस. ओके, एंड देयर इज अ लीकेज फ्लक्स. ओके, तो ये तीनों जो लॉस है उसको अगर हमें कम करना है, कम से कम रखना है, इफ वी वांट टू कीप दिस लॉसेस टू द मिनिमम, तो उसके लिए क्या रेमेडीज है? तो सबसे पहले ये कोर लॉस. अगर कोर लॉस को कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? व्हाट डू वी हैव टू, इफ वी हैव टू रिड्यूस द कोर लॉस, कोर लॉस को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोर लॉस कौन से है? हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट. तो हिस्टेरिसिस कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, सो हमें ऐसा मटेरियल यूज करना है जिसका ये जो चेंज है, द एरिया अंडर हिस्टेरिसिस लूप, वो नैरो हो, जिसके वजह से मेरा वो जो हिस्टेरिसिस एंगल है वो कम हो. ओके, तो ये हिस्टेरिसिस एंगल नैरो करने के लिए देयर इज ओनली वन ऑप्शन, कि हमें अ गुड क्वालिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को यूज करना है. तो गुड क्वालिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, वन ऑफ द मटेरियल जो हमने ईएमए में डिस्कस किया था, दैट वाज CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड शीट्स. तो हमें वो जो लैमिनेशंस है ट्रांसफॉर्मर के कोर के, दोज लैमिनेशंस should be made up of CRGO. Okay, so I'll write the remedies on the right hand side with this color. के हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए टू रिड्यूस हिस्टेरिसिस लॉस क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू यूज CRGO शीट्स. दिस इज शीट मेटल. ये शीट मेटल इज अ टाइप ऑफ मटेरियल, वन ऑफ द मटेरियल जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है. तो शीट मेटल मतलब जिसके पतले शीट्स बनते हैं. एंड वी नीड लैमिनेशंस. ओके, हाँ. एंड सेकेंड इज एडी करंट. एडी करंट को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? एडी करंट लॉस को यूज laminated core. So we have laminated core
विथ थिन शीट्स। उस दिन हमने देखा था लैब में कोर कैसे बनता है, ट्रांसफार्मर का कैसे दिखता है। So it has got all the laminations. Okay, तो ये एक हुआ, दिस इज फॉर द कोर। अभी नेक्स्ट कौन सा लॉस था? कॉपर लॉस। कॉपर लॉस कम करने के लिए हम ऑब्वियसली वी डोंट हैव मच चॉइस। एक ही चीज कर सकते हैं हम कॉपर लॉस कम करने के लिए, दैट इज यूज द हाई क्वालिटी कॉपर। ओके, so to reduce the copper loss, high quality copper winding। ओके, ये कॉपर लॉस का हुआ। नेक्स्ट लॉस कौन सा था? लीकेज फ्लक्स। अब ये लीकेज फ्लक्स इज बिट डिफिकल्ट टू टैकल, क्योंकि ये एयर के थ्रू, डाइलेक्ट्रिक के थ्रू जाता है। तो उसको कम करने के लिए वी आइदर यूज कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग और इंटरलीव्ड वाइंडिंग। आई विल एक्सप्लेन दैट। कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या? उस दिन मैंने बताया था कि हमें दो वाइंडिंग दिख रहे हैं, मतलब एक प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी, ऐसा नहीं है। वो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग है। मतलब यू कैन सी हियर, आई यूज दिस येलो कलर फॉर हाई वोल्टेज। तो ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग है जो सबसे बाहर है, एंड उसके अंदर लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो हाफ ऑफ द लो वोल्टेज वाइंडिंग is on one limb. Now this is a core, तो ये core को योक कहते हैं और इसको लिम्ब कहते हैं। लिम्ब मतलब जहां पे वाइंडिंग्स बैठते हैं। तो एक लिम्ब पे हाफ ऑफ द लो वोल्टेज वाइंडिंग इज फर्स्ट वाउंड, उसके बाद देयर विल बी सम इंसुलेशन। ऑफ कोर्स इंसुलेशन वाइंडिंग और कोर के बीच में भी है, बिकॉज कोर इज नॉट सपोज टू कैरी करंट। कोर ने करंट को कैरी नहीं करना है, कोर ने सिर्फ मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होना है। तो कोर के पहले बाद में देयर विल बी सम इंसुलेशन, फिर उसके ऊपर हमारा लो वोल्टेज वाइंडिंग है आधा, फिर उसके ऊपर मेरा हाई वोल्टेज वाइंडिंग है आधा। क्लियर? ओके, नाउ व्हाई लो वोल्टेज वाइंडिंग इनसाइड एंड हाई वोल्टेज आउटसाइड? उल्टा भी तो कर सकते थे ना, लो वोल्टेज बाहर रखा, हाई वोल्टेज को अंदर रखा। हाँ, इसके नंबर ऑफ टर्न्स कम है, लो वोल्टेज के नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो देयर आर 2-3 रीजंस फॉर दिस। सबसे पहला रीजन, जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग होता है उसको कूलिंग की ज्यादा जरूरत। हाई वोल्टेज के वजह से वहां पे हीट ज्यादा डेवलप होती है, उसको कूलिंग की ज्यादा जरूरत होती है, इसीलिए वो बाहर है। सेकेंड रीजन, लो वोल्टेज है मतलब करंट क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर करंट ज्यादा है तो वो जो वाइंडिंग है उसका क्रॉस सेक्शन विल बी ज्यादा होगा। वाइंडिंग का गेज जिसको बोलते हैं ना, गेज ऑफ द वाइंडिंग, तो ये लो वोल्टेज जो वाइंडिंग है उसका गेज ज्यादा होता है, बिकॉज उसमें करंट ज्यादा रहता है। तो इमेजिन यू आर, इफ यू आर वाइंडिंग समथिंग ऑन, अगर आपका ये दिस इज अ पेन और उसको इसके ऊपर आपको वाइंडिंग बनानी है, तो आपको जो पतली वाली वाइंडिंग बाहर से वाइंड करना इजी है या जाड़ी वाली वाइंडिंग बाहर से इजी है? बिकॉज उसका गेज ज्यादा है, तो उसको कितना घुमाओगे आप? अगर उसका डायमीटर बढ़ गया तो उसको घुमाना इट इज डिफिकल्ट, डायमीटर कम है तो उसको घुमाना इज इजी। तो इसीलिए लो वोल्टेज वाइंडिंग अंदर रहती है। दिस इज सेकेंड रीजन। अनदर रीजन, इट विल कम अहेड मे बी समवेयर, कि टैपिंग इसको कहते हैं। टैपिंग मतलब क्या? कि हमारा जो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है, बिकॉज ऑफ द लोड, बिकॉज ऑफ प्राइमरी से अगर सप्लाई कम आ गया, ये सारे रीजन है। तो उसको कांस्टेंट रखने के लिए जो नंबर ऑफ टर्न्स, जैसे हमने ऑटो ट्रांसफॉर्मर में देखा, हमने नंबर ऑफ टर्न्स को वेरी किया था, तो वैसे ही यहाँ पे सेकेंडरी साइड या प्राइमरी साइड कोई भी होने दो, वहां पे टैपिंग्स प्रोवाइड करते हैं। मतलब अभी जो वाइंडिंग है, अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज 100% नंबर ऑफ टर्न्स।
N1 N2 वो जो 100% है, अभी इट इज पॉसिबल टू चेंज N1 एंड N2 ऑल्सो बाय 10%, रिड्यूस 10%, इंक्रीज 10%, ऐसे करना पॉसिबल है। बाय पॉसिबल है बिकॉज इसको कहते हैं टैपिंग। ओके, अगर आपके 100 नंबर ऑफ टर्न्स है तो अगर मैंने 90 पे उसको वायर लगा के बाहर निकाला तो दैट इज -10%, राइट। अगर उसको मैंने एक्स्ट्रा वाइंडिंग दी 110 और वो बाहर निकाला दैट इज +10%। दैट इज समथिंग कॉल्ड एज टैपिंग। वी विल डिस्कस मोर ऑन दिस टैपिंग, क्यों इसको यूज करते हैं व्हेन यू विल गो इन हायर सेमेस्टर, स्पेशली यूडब्ल्यू में 4th सेमेस्टर में। तो वो टैपिंग्स जो है वो हम कहा, अगर हम टैपिंग्स को चेंज कर रहे हैं, इफ वी आर चेंजिंग द टैपिंग, तो वी एक्सपेक्ट दैट करंट टू बी लोअर। अगर ज्यादा करंट है तो वहां पे स्पार्किंग होगी, बराबर। अगर हम वो टैपिंग को चेंज कर रहे हैं, मतलब एक टर्मिनल से निकाल के दूसरे टर्मिनल पे लगा रहे हैं, तो हमें कहाँ पे ये करना इजी रहेगा कि जहाँ पे करंट कम है। तो कौन से कॉइल में करंट कम है? एचवी वाइंडिंग। इसीलिए एचवी वाइंडिंग को बाहर रखा जाता है कि यहाँ से टैपिंग निकाल। तो टैपिंग्स विल, यू रिमेम्बर दिस, विल डिस्कस मोर अबाउट दिस, बट टैपिंग्स हमेशा एचवी वाइंडिंग पे देते हैं। एंड इज इट वन ऑफ द रीजन कि एचवी वाइंडिंग बाहर की तरफ होती है। इज दैट क्लियर? ओके। एंड वन मोर रीजन जो मैंने बताया कि देयर इज अ स्ट्रेस, हाई वोल्टेज है, सो देयर इज अ स्ट्रेस, सो दैट शुड बी in contact with the dielectric medium, whichever oil or air we are using. ठीक, तो इसीलिए हमेशा हाई वोल्टेज वाइंडिंग बाहर की तरफ रहती है, लो वोल्टेज वाइंडिंग कोर के बाजू में रहती है, राइट। तो यहाँ पे ये इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, बिकॉज आप ऊपर से देखोगे तो आपको पहले लो वोल्टेज दिखेगी, उसके बाजू में हाई वोल्टेज दिखेगी। कॉन्सेंट्रिक, उसका सेंटर सेम है दोनों का, दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रिक। Another type of winding, now this is a type of ये भी है कि जो जहाँ पे वाइंडिंग कोर के बाहर होते हैं, अभी बाहर के साइड पे वाइंडिंग है, राइट। दिस कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर एंड दिस इज अ शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर मतलब जिसका कोर बाहर रहता है वाइंडिंग के, तो दिस इज अ कोर और उसके अंदर वाइंडिंग, ओके। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें वी हैव LV windings and HV windings. Suppose, yeah, you can see here, this is the HV, this is HV, and all these are LV. इंटरलीव, सैंडविच टाइप, सैंडविच समझते हो ना। तो एक के बाद एक, पहले LV HV LV HV, सैंडविच टाइप। इससे क्या होता है, द लिंकेज बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी गेट्स बेटर, फ्लक्स लिंकेज। तो लीकेज फ्लक्स होने के चांसेस कम, जो भी कहीं से भी जाने की कोशिश करेगा वो लिंक करेगा उसको। तो दिस इज अ रेमेडी फॉर reducing the leakage flux. Okay, any doubt up to this point? These are the remedy. सबसे पहले हमने क्या किया, कोर लॉस को कम करने के लिए, हाँ, CRGO शीट, जिसके वजह से कौन सा लॉस कम हुआ। फिर लैमिनेटेड कोर, कौन सा लॉस कम करने के लिए। फिर कॉपर लॉस कम करने के लिए वी यूज हाई ग्रेड कॉपर, हाई क्वालिटी कॉपर। एंड फाइनली फ्लक्स कम करने के लिए हम कॉन्सेंट्रिक और इंटरलीव टाइप ऑफ वाइंडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो प्रैक्टिकल एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर होता है वो ऐसा होता है, ऐसा नहीं। दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्किंग, इसीलिए उसको स्कीमेटिक डायग्राम कहते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, नाउ वी विल टॉक मोर अबाउट द लॉसेस, कोर लॉस, कॉपर लॉस। तो सबसे पहले हमारा कौन सा था, कोर लॉस था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पावर, पावर लॉसेस, नॉट अबाउट वोल्टेज ड्रॉप्स।
तो सबसे पहले हमारा कोर लॉस था, फॉर्मूला क्या था कोर लॉस का, पीसी इज इक्वल टू क्या लिखा था देखो, V1 V1 इंटू IC, राइट, ओके। तो ये किस पे डिपेंडेंट था, डिपेंड्स ऑन, यस, V1 दैट इज वोल्टेज, बिकॉज V1 ही डिसाइड करेगा IC कितना है। दूसरा लॉस कौन सा है, कॉपर लॉस, करेक्ट, इसको कहते हैं PCU। क्या फॉर्मूला है PCU का, I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2, वेरी गुड। ये किस पे डिपेंडेंट है, डिपेंड्स ऑन लोड, मतलब क्या, it depends on I2, ओके, बट ये V पे डिपेंड है, ये I पे डिपेंड है। और पावर का कौन सा पैरामीटर रह गया, वी आर टॉकिंग अबाउट AC पावर, राइट, ये V पे डिपेंड है, ये I पे डिपेंड है। AC पावर का फॉर्मूला क्या है, हाँ, तो हाँ, कॉस फाई क्या है, पावर फैक्टर। तो दोनों में से एक भी पावर फैक्टर पे डिपेंड है क्या, तो दीज बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ पावर फैक्टर। और एक चीज हम देख सकते हैं इन द फेजर डायग्राम, ये जो थीटा है, θ2 एंड θ1, थोड़ा सा फर्क छोड़ दो, ये इतना ज्यादा फर्क नहीं है, एंड द डिफरेंस बिटवीन दिस I1 डैश I2 वो भी अगर हमने इग्नोर किया, तो θ1 एंड θ2 दे आर ऑलमोस्ट इक्वल। सो बाय फेजर डायग्राम θ1 is almost equal to θ2, सॉरी फाइव लिखा मैंने, θ1 is almost equal to θ2, राइट, मतलब ट्रांसफॉर्मर अपने आप से कोई फेज डिफरेंस डाल रहा है क्या, देयर इज नो फेज डिफरेंस एज सच एडेड बाय द ट्रांसफॉर्मर, करेक्ट, मतलब ट्रांसफॉर्मर कोई एक पावर फैक्टर नहीं दे रहा है, अपना अपने अपना खुद का कोई पावर फैक्टर नहीं दे रहा है। तो जो पावर फैक्टर है वो कौन डिसाइड कर रहा है, हु इज डिसाइडिंग द पावर फैक्टर, θ2 θ1, ये कौन डिसाइड कर रहा है, लुक एट द फेजर डायग्राम, θ1 θ2 कौन डिसाइड कर रहा है, कौन डिसाइड कर रहा है, θ2 θ1, वोल्टेज एंड करंट θ2 θ1 कैसे डिसाइड करेंगे, I2 I2 नहीं, θ2 क्यों हमने वहां पे निकाला था, वो एंगल, वो I2 को प्लॉट करने से पहले मैंने क्या पूछा था कि I2 किधर आएगा, यू सेड थर्ड क्वाड्रेंट, क्यों थर्ड क्वाड्रेंट बोला था, because it was inductive load, so θ1 and θ2 will be decided by
लोड ओनली। ओके, तो ट्रांसफॉर्मर का कोई लेना देना नहीं है। आप ट्रांसफॉर्मर को 0.1 पावर फैक्टर पे चलाओ, 0.9 पावर फैक्टर पे चलाओ। ओके, हाँ ऑब्वियसली अगर हम उसको और ज्यादा माइन्यूटली देखने की कोशिश करेंगे तो थोड़े कोर लॉसेस वगैरह बढ़ेंगे, बट दैट इज निग्लिजिबल। तो ट्रांसफॉर्मर अपने आप से कोई पावर फैक्टर नहीं डाल रहा है। तो कोई भी इक्विपमेंट अगर आप देखो, आपका लाइट बल्ब है, मोटर है, जो भी इक्विपमेंट है, उनका रेटिंग किसमें दिया रहता है? हाँ, रेटिंग इज मेंशन इन वैट्स। हाँ, दैट इज कौन सी पावर? ट्रू पावर। और क्या कहते हैं उसको? एक्टिव पावर। उसका फॉर्मूला क्या है? V इंटू आई इंटू कॉस थीटा। फाई अभी हम फ्लक्स के लिए बोल रहे हैं। तो कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी गैजेट या कोई भी मशीन ले लो, उनका जो रेटिंग होता है इट इज जनरली मेंशन इन वॉट्स बिकॉज दे ऑपरेट एट सर्टन पावर फैक्टर। वो जब भी पावर कंज्यूम करते हैं तो वो अपने आप का कोई पावर फैक्टर उसमें देते हैं। अभी ट्रांसफॉर्मर ये कर रहा है क्या? तो ट्रांसफॉर्मर में पावर फैक्टर का कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए ट्रांसफॉर्मर का जो रेटिंग है is mentioned with respect to V into I, जिसको हम VA कहते हैं। रिमेम्बर मैंने कहा था कि ट्रांसफॉर्मर का रेटिंग देखो, उसका यूनिट देखो, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्लास में। तो ट्रांसफॉर्मर का रेटिंग जो है वो हमेशा केवीए में रहेगा। VA, KVA, MVA, नॉट इन वॉट, किलोवाट, मेगावाट। ओके, उसका दूसरा ये भी है कि V मतलब क्या? वोल्टेज। वोल्टेज को क्या डिसाइड करता है? कोर लॉस। A मतलब करंट, एम्पियर, वो डिसाइड करता है कॉपर लॉस। इसीलिए उसका जो रेटिंग है वो केवीए में दिया जाता है। इज दैट क्लियर? बट मोर अप्रोप्रिएटली कि उसका कोई पावर फैक्टर वो ऐड नहीं करता। जो भी आप लोड डिसाइड करेगा वो पावर फैक्टर वो ले लेगा। इज दैट क्लियर? एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? So there will be obviously a question. यहाँ पे क्वेश्चन बैंक भी डाला है। तो in the study material there is a question bank. I think नीचे दिया हुआ होगा। This is from auto transformer. यहाँ पे है क्वेश्चन, ये आप ओपन करोगे तो आपको क्वेश्चन बैंक दिखेगा चैप्टर 1 से। ओके, तो यू कैन स्टार्ट राइटिंग सॉल्विंग दैट क्वेश्चन बैंक। तो उसमें एक क्वेश्चन रहेगा कि ट्रांसफॉर्मर वाई ट्रांसफॉर्मर रेटिंग इज गिवन इन केवीए, VA रेटिंग क्यों देते? तो उसका ये एक्सप्लेनेशन। Okay, proper explanation in words you will get it in the टेक्स्ट बुक रेफरेंस बुक मैंने डाला है टीम्स पे। BL थेरेजा एंड बिमरा दोनों अपलोड किए, या यू कैन गेट इट फ्रॉम द बुक बैक। ओके, इज दैट क्लियर? एक लास्ट सिर्फ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ जो हमें लैब में करना है ऑन दिस सैटरडे। अभी व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मर रेटिंग, अब ये सब हो गया, फिर हमें जब भी ट्रांसफॉर्मर का एक्चुअल वर्किंग देखना है तो हमें उसके एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। हमें उसका वोल्टेज रेगुलेशन, वो एक बताया था, चेंज इन वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, वो देखना पड़ेगा। दैट आर दी परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स और पैरामीटर्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। तो सबसे पहले जब हम एफिशिएंसी भी बात करेंगे, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं हम? पावर प्लांट में भी हमने डिस्कस किया था एफिशिएंसी के बारे में। आउटपुट क्या? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, बराबर। मतलब I can write efficiency is equal to output power upon input power. अभी input is equal to what? ये दोनों में क्या डिफरेंस है? इनपुट एंड आउटपुट में क्यों डिफरेंस है इनके बीच में?
लॉसेस का डिफरेंस है. सो कैन आई राइट इट इज आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस. करेक्ट. ट्रांसफॉर्मर में या कोई भी मशीन में जो रेटिंग लिखा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन. ट्रांसफॉर्मर या कोई भी मशीन में जो रेटिंग लिखा है वो कभी भी इनपुट पावर का नहीं होता है. इट इज द रेटिंग ऑफ आउटपुट पावर. आपको वो मशीन कितना आउटपुट देगी, तो मशीन पे जो रेटिंग लिखा हुआ होता है वो हमेशा आउटपुट का रहता है. व्हेन आई से 1 HP मोटर, मतलब वो 1 HP का आउटपुट देगी. ओके. व्हेन आई से 1 kVA ट्रांसफॉर्मर, मतलब वो 1 kVA का आउटपुट देगा. करेक्ट. मतलब इनपुट शुड बी मोर देन आउटपुट बाय लॉसेस. इनपुट जो हम देंगे वो आउटपुट से ज्यादा होना चाहिए. दोनों के बीच में डिफरेंस लॉसेस का होना चाहिए. अभी हमें पता है मेरे पास दो लॉस है, एक है कोर लॉस, एक है कॉपर लॉस. तो अगर मुझे एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, ऑब्जर्व करके एक एफिशिएंसी निकालेंगे, बट जब भी हमें डिजाइन करना है ट्रांसफॉर्मर, आई नीड टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी. तो मुझे आउटपुट तो पता होगा ट्रांसफॉर्मर का. जैसे उसके लिखा था, कितना आउटपुट था वो ट्रांसफॉर्मर का, लैब वाले ट्रांसफॉर्मर का 3.5 kVA. ओके. तो 3.5 kVA का ट्रांसफॉर्मर है. तो फॉर लैब ट्रांसफॉर्मर वील डिस्कस दिस. फॉर द लैब ट्रांसफॉर्मर रेटिंग कितना है, 3.5 kVA. उसका वोल्टेज कितना है, 230/115 वोल्ट. ओके. मतलब जिसको हम रेटेड या फुल लोड कहते हैं, रेटेड या फुल लोड. तो व्हेन द ट्रांसफॉर्मर, ये जो ट्रांसफॉर्मर है वो रेटेड लोड पे या फुल लोड पे काम करेगा, तब वो मुझे इतना आउटपुट देगा. आई रिपीट, जब ये ट्रांसफॉर्मर रेटेड लोड पे या फुल लोड पे काम करेगा तब मुझे वो इतना आउटपुट देगा. और ये रेटेड वोल्टेजेस भी उसके रहेंगे, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज साइड. कैन यू कैलकुलेट करंट कितना होगा फुल लोड या रेटेड लोड पे? हाउ विल यू कैलकुलेट करंट? करंट एट HV साइड. नाउ ये जो दिया हुआ है आउटपुट, इट इज इन KVA, मतलब वोल्टेज इंटू एम्पियर. So this voltage into ampere divided by voltage will give me current, right? So current at HV side will be equal to that KVA rating, VA rating or rather divided by the voltage of HV side. तो क्या है मेरा VA rating? कितना है VA rating? 3.5 kVA, इसीलिए 3500 डिवाइडेड बाय वोल्टेज कितना है, 230, which is equal to 15.2 एम्पियर. ठीक है. सिमिलरली कैन यू कैलकुलेट करंट एट HV साइड? बताओ कितना होगा. VA अपॉन voltage at low voltage, voltage of low voltage winding. So it is 3500 divided by 115. तो इसका डबल ही होगा, वो 30.4 समथिंग आएगा. ओके. यहाँ तक क्लियर है सबको? बट ये नेसेसरी है क्या कि हमेशा हमारा ट्रांसफॉर्मर फुल लोड पे काम करेगा? सपोज डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर जो यहाँ पे बगल में है, हम लोड डिसाइड करेंगे. तो ट्रांसफॉर्मर कितने लोड पे ऑपरेट करेगा वो तो कंज्यूमर डिसाइड करने वाला है ना. फॉर एग्जाम्पल दिस इज एट रेटेड, हाँ ये रेटेड है, रेटेड करंट और फुल लोड करंट, रेटेड और फुल लोड दोनों सेम ही है, रेटेड फुल लोड. अगर मेरा लोड हाफ है, हाफ ऑफ फुल लोड, तो क्या होगा? वोल्टेज चेंज होगा क्या? वोल्टेज तो सप्लाई से आ रहा है, वो तो चेंज नहीं होगा. तो लोड अगर मेरा कम या ज्यादा होता है तो कौन चेंज होता है?
करंट चेंज होता है ऑब्वियसली, बिकॉज पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। तो अगर मैं यही ट्रांसफॉर्मर एट हाफ ऑफ फुल लोड पे चलाऊं या इट इज वो चल रहा है, तो करंट ऑन HV साइड at half load, not full load. How should I calculate? VA अभी ये VA उतना ही सप्लाई करेगा जितना फुल लोड पे कर रहा है। फुल लोड पे जितना रेटेड VA वो सप्लाई कर रहा था, मतलब 3500 VA या 3.5 kVA, हाफ लोड पे उतना ही करेगा क्या? नहीं, इट इज हाफ लोड, मतलब वो हाफ ही VA सप्लाई करेगा। एंड ऑब्वियसली दी वोल्टेज एट HV साइड। इसको ऐसे भी लिखा जाता है दैट इट इज 50% VA। हाफ लोड मतलब क्या? हाफ लोड मतलब 50%। So it can be get multiplied by 0.5 into VA divided by VHV। 50% हाफ सेम है, हाँ सबको पता है ना ये। तो अभी कितना आएगा बताओ मुझे करंट? 7 पॉइंट, मतलब इसका हाफ। समझ में आएगा? सिमिलरली ऑन LV साइड इट विल बी इक्वल टू, बताओ अभी। हाँ, VA अपॉन 2 इंटू VLV। सो जस्ट टेल मी क्या क्या पुट करूं मैं? 3500 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 115, so it will be 15.2 एम्पियर। रेटेड पार्ट, इसको एक्चुअली कहते हैं पार्ट लोड। पार्ट मतलब रेटेड का कुछ पार्ट है। अभी ये 50% है, जरूरी नहीं है 50%, 60% भी हो सकता है, 70, 80। अगर ओवरलोड है तो 110% हो सकता है, बट ओवरलोड भी जनरली अवॉइड। अगर अभी देखो, अब ये हाफ हो गया तो करंट भी हाफ हो गया। अगर ओवरलोड करोगे तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू द करंट इफ यू ओवरलोड इट? तो करंट भी बढ़ेगा ना। बट हमारी वाइंडिंग, हमारा इंसुलेशन किसके लिए डिजाइन है? इट इज डिजाइन फॉर दिस। तो ओवरलोड अगर होता भी है, मोमेंटरी ओवरलोड इज फाइन। ओके, ओवरलोड इज हैपनिंग फॉर 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, वो वेरिएबल है, मतलब ट्रांसफॉर्मर डिजाइन ही ऐसे करते हैं। बट 50%, 100% ओवरलोड, अगर कंटिन्यूसली चल रहा है, कोई सपोज ज्यादा, मतलब लोड ही ज्यादा आ गया है, कोई फॉल्ट हो गया आगे के साइड, डाउन साइड पे, देन ऑफ कोर्स ट्रांसफॉर्मर में यू मस्ट हैव हर्ड, वो लास्ट टाइम का जो ब्लैकआउट हुआ था, तो ट्रांसफॉर्मर ही जल गया था ना। चंद्रपुर साइड का कोई ट्रांसफॉर्मर जला था, कोविड में एक ब्लैकआउट हुआ था। रिमेम्बर, यू मस्ट बी इन स्कूल। कोविड में एक ब्लैकआउट हुआ था। दैट टाइम ब्लैकआउट मतलब क्या कि बिजली चली जाती है बहुत घंटों के लिए बिकॉज ऑफ सम फॉल्ट। तो वो सम फॉल्ट क्या था कि वो ट्रांसफॉर्मर कंटिन्यूसली ओवरलोड हुआ, सब स्टेशन का, चंद्रपुर के साइड का, चंद्रपुर पड़गे का जो लाइन है, जिसकी वजह से वो ट्रांसफॉर्मर बर्न हो गया। और उसके नीचे जो लोड था वो सडनली निकल गया। वो लोड निकल गया, इसीलिए फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हुई, और वो फ्रीक्वेंसी डिस्टर्बेंस के वजह से पूरा सिस्टम ब्लैकआउट। ठीक है, तो एक गलती के वजह से, कोई किसी की एक मिस्टेक हो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, तो उसके वजह से बहुत लोग और बहुत चीजें सफर होती है। राइट, ओके। तो हम इंटरेस्टेड है, ये अभी करंट का पता चल गया सबको। अब वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द एफिशिएंसी।
तो अगर एफिशिएंसी हमें जानना है, आउटपुट इज ऑलरेडी मेंशन्ड ऑन द ट्रांसफॉर्मर, बट वी शुड नो द लॉसेस। लॉसेस हमें निकालने पड़ेंगे। अभी लॉसेस दो टाइप के हैं, एक है कोर लॉस, एक है कॉपर लॉस। तो सपोज मुझे ट्रांसफॉर्मर का कोर लॉस फाइंड आउट करना है, कोर लॉस फाइंड आउट करना है, रेटेड कोर लॉस। रेटेड मतलब अगर ट्रांसफॉर्मर फुल लोड पे चल रहा है तो उसका कोर लॉस कितना होगा, इवन रेटेड वोल्टेज पे, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन वोल्टेज, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन करंट। तो मुझे रेटेड कोर लॉस अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, कब होगा रेटेड कोर लॉस, किस पे डिपेंड करता है कोर लॉस, ओनली V1। तो जब मैं रेटेड सप्लाई वोल्टेज दे दूं प्राइमरी साइड पे तो रेटेड कोर लॉस होना ही है, करेक्ट। फिर मैं सेकेंडरी पे कुछ भी लोड लगाओ, रेटेड कोर लॉस इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द ट्रांसफॉर्मर। बट अगर मैंने लोड लगाया कुछ भी, रेटेड हाफ लोड कुछ भी, तो मेरा कॉपर लॉस भी होगा ना। मुझे तो सिर्फ कोर लॉस फाइंड आउट करना है पहले, तो व्हाट शुड आई डू, सिर्फ कोर लॉस फाइंड आउट करने के लिए कोई लोड नहीं कनेक्ट करना है। कोई लोड कनेक्ट नहीं किया तो I2 0 हो जाएगा, बराबर। ऑफ कोर्स देयर विल बी दैट I0 जो प्राइमरी वाइंडिंग से फ्लो होगा, जिसके वजह से कॉपर लॉस होगा, बट I0 ऑलरेडी बहुत कम है, R1 भी बहुत कम है, तो वो नेग्लिजिबल होगा। तो जब भी मुझे कोर लॉस फाइंड आउट करना है तो आई विल नॉट कनेक्ट एनीथिंग ऑन द सेकेंडरी, मतलब उसका मतलब क्या, मैं सेकेंडरी को ओपन रखूंगी टू फाइंड आउट द कोर लॉस। so it is your open circuit test on the transformer, very first test, that is open circuit। पहले हमने verification of number of windings किया था, transformation turns ratio किया था। second experiment which will be performing on Saturday, open circuit test on the transformer। तो ओपन सर्किट टेस्ट हम क्यों करते हैं, टू फाइंड आउट दी कोर लॉसेस इन द ट्रांसफॉर्मर। ओके, अभी उसका सर्किट डायग्राम क्या है, कैसे हम कनेक्शंस करेंगे, दैट विल सी ऑन दी सैटरडे।